नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे 19 तारीख के करंट अफेयर जो रोज़ाना हम पढ़ा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो क्या न्यूज़ में रहा है देश में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एवरी एक्म्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। जितनी भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं या अपने जीवन में महत्वाकांक्षा रखती है आपकी वो चीज़, तो वो एक कोशिश करने से ही उसकी तरफ आप पहला कदम बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये इसका ये है। तो बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वाला मोटिवेशनल थॉट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यस, वेस्ट बंगाल टू सेट अप लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसीजन बाय, यानी कि ये न्यूज़ आपको देखने में मिली होगी। कहना क्या चाह रही है हिंदी में बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करने जा रहा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है आपका विधान परिषद। अब विधान परिषद क्या होती है? ये हर राज्य में नहीं होती, बल्कि ये किसी किसी राज्य में मौजूद होते हैं। जैसे भारत की बात करूं तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर वेस्ट बंगाल की मिल जाती है तो ये कुल 7 राज्यों में विधान परिषद हो जाती है। विधान परिषद बनाने का जो फैसला है वो उस राज्य की विधानसभा ही लेती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ही लेती है। उसके बाद उसको डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये जो ऐसा बोला गया है कि पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद बनेगी, ये किसने फैसला अभी बोला है? ये कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद ये आपका क्लियर हो जाता है। 1969 की यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद हुआ करती थी 1969 तक। उसके बाद ये खत्म कर दी गई। जैसे आपको पता है कि एमएलए होते हैं। एमएलए कहाँ के होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। वहीं जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके मेंबर एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों को दोनों विधायक कहलाते हैं हिंदी में अगर बात की जाए तो। ठीक है। तो डिसीजन आपका ये जो है 1969 में वेस्ट बंगाल थी। कौन सा आर्टिकल है जो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का हक रखती है? तो ये आपका 169 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 169 संसद को ये पावर देता है कि वो क्या कर सके, किसी भी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को बना भी सकता है और एबोलिश भी कर सकता है। बना भी सकता है और उसको हटा भी सकता है। ठीक है। प्लस आपको मैंने अभी भी बताया था कि ये किसके द्वारा मांग रखी जाती है? ये राज्यों के द्वारा खुद मांग रखी जाती है। और राज्य में कौन होता है? विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो विधानसभा जो ये मांग रखता है उससे बिल पेश करता है, और जो बिल पास किया जाता है उसमें एक मेजोरिटी चाहिए जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग, यानी जितने सदस्य वोट कर रहे हैं उस बिल में उसकी 2/3 सदस्य इसकी सहमति में होने चाहिए। किसके? एमएलएस के। तभी जाकर ये राज्य से पास होता है। फिर पार्लियामेंट इसको बनाती है 169 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? ये अनुच्छेद नंबर 171 हमें बताता है। 171 अनुच्छेद नंबर 171 हमें बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो बताई जाती है दो तरीके से, एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। तो मिनिमम तो किसी भी विधान परिषद में मेंबर हो सकते हैं 40, और मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3। किसके? जितने उस राज्य में एमएलए हैं उसके। देखो, हर राज्य में तो आपको विधानसभा मिलेगी, विधानसभा मिलेगी तो एमएलए तो पक्का मिलेंगे, लेकिन एमएलसी किसी किसी में होती है। तो जिस जिसमें भी होती है ना, उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स वहां पर मिलेंगे वो उनके एमएलए का कुल 1/3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम इतने होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जो एमएलसी हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं? देखिए, एमएलसी का डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं है, इलेक्शन तो होता नहीं है इनका। इलेक्शन जिनका होता है वो एमएलएज होते हैं, और ये नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। कौन कौन इनको नॉमिनेट करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ये जो आपको 5 चीजें दिख रही हैं ये नॉमिनेट करती है। एमएलए की बात करें तो जितनी भी विधान परिषद है जो आपकी उस राज्य में बनेगी, तो उसका 1/3 सीटें उस राज्य के एमएलए चुनकर भेजते हैं। यानी उस राज्य के एमएलए एमएलसीज का चुनाव करेंगे कितनी सीटों पर? 1/3 तक। ठीक है। उसके बाद अथॉरिटीज ऑफ स्टेट, जैसे आपका म्यूनसिपैलिटीज म्यूनसिपैलिटीज हो गई हैं, प्लस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, प्लस लोकल जो आपके अथॉरिटीज़ होती हैं स्टेट के अंदर, ये सारे के सारे मेंबर्स चुनते हैं एमएलसी की सीटें। और ये कितना सीटें दी गई हैं इनको? 1/3, यानी अथॉरिटीज़ ऑफ स्टेट को भी 1/3 मिली। जो उस राज्य के टीचर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, उनको भी मौका मिलता है एमएलसी चुनने का, और वो कितनी सीटें भरते हैं? 1/12 भरते हैं। रजिस्ट्रेड ग्रेजुएट, राज्य से प्राप्त आपके स्नातक जिन्हें ग्रेजुएशन प्राप्त किए 3 वर्ष हो चुके हों, वो भी आपके 1/12 सीटें एमएलसी की चुन पाते हैं। इन सबको मिलाकर जितनी सीटें बनती हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग सीटें बच जाती हैं, रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई सीटें, उस सभा में जितनी भी सीटें आपकी बच गई उसके बाद वो आपका गवर्नर नॉमिनेट करता है। और किससे? जैसे समाज सेवा, कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, समाज सेवा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि सहायक समूह, इन सब चीज़ों से वो आपके गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये था भाई आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। तो वेस्ट बंगाल में अभी अभी अप्रूवल मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर दोनों की बात कर लेते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस है। चलिए अगली स्लाइड में दिखाता हूँ आपको मैं। यस, दोनों ही सदनों में ये डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा। क्या है? देखो, इसको तो कहते हैं विधान परिषद, इसको कहा जाता है आपका विधान परिषद, और इसको कहा जाता है आपका क्या? विधान सभा। ये होती है आपकी विधान सभा, ये आपकी सभा है, और ये आपका क्या है? परिषद है। तो दोनों में क्या अंतर है? फर्स्ट मीनिंग क्या है? इन्हें उच्च सदन कहा जाता है। जो परिषद है इसे उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया अभी, वोटिंग वो जो दूसरे चुनते हैं, प्लस थोड़े बहुत नॉमिनेट होते हैं। सभा को निम्न सदन कहा जाता है, डायरेक्ट लोग चुनते हैं। इसका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, इसका हेड आपका स्पीकर होता है। स्पीकर खुद एक एमएलए होता है। इसमें मिनिमम एज 30 चाहिए, इसमें 25 चाहिए। स्ट्रेंथ मैंने बताई थी 1/3 और मिनिमम 40। इसमें जो आपकी विधानसभा होती है मैक्सिमम 500 और मिनिमम आपके 60 होते हैं। क्या विधान परिषद में मनी बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है, ना ही वो चेंज कर सकता है। वहीं विधानसभा ये तीनों चीजें कर सकता है। बजट की बात करें तो डिस्कस किया जाता है, लेकिन वोट ऑन डिमांड्स इसमें नहीं होती। तो वोट ऑन डिमांड्स इसमें एक्सक्लूसिव राइट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे विधान परिषद की सबसे खास शक्ति कौन सी है, तो वो ये है, वोट ऑन डिमांड। यानी कोई डिमांड अगर राज्य के अंदर बन रही है तो उसको लेकर वो पैसा ले सकता है वहां की विधानसभा से। इलेक्शन की बात करें तो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के अंदर, जो आपके विधान परिषद वाले जो हिस्सा है। और यहीं इसकी बात की जाए तो इलेक्टेड मेंबर पास पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये अमेंड नहीं कर सकता, ये कर सकता है। और इसके अंदर वोट ऑन डिमांड का हक नहीं होता, वहीं आपकी विधानसभा वोट ऑन डिमांड मांग सकती है। तो ये सब आपके डिफरेंस थे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यस, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर अभी अभी बनाया भाई, किस कंट्री ने बनाया अभी बात कर लेते हैं। यस, तो देखिए भाई, सिमोर्ग कंप्यूटर आपका बनाया गया है ईरान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? ईरान के द्वारा। ईरान ने इस कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। अब ईरान कंट्री ने बनाया है तो किसी ना किसी कंपनी ने तो बनाया होगा ना। तो इस कंपनी को बनाया है किसने? आमिर कबीर यूनिवर्सिटी। आमिर कबीर यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर? तेहरान में। कहाँ पर है ये? तेहरान में, ठीक है। तो इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया का जो सुपर, यानी कि जो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, उसके जो माना जाता है, या उसका नाम क्या है, दोनों लगा लीजिए, इंडिया किस सुपर कंप्यूटर पर काम करता है। तो वहां कर इंडिया सुपर कंप्यूटर के जो फाउंडर हैं उनको माना जाता, किसको माना जाता है? विजय भटकर। विजय भटकर आपके फाउंडर माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के भारत के अंदर, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड के अंदर बात की, जैसे यहां पर लिखना था हमने विजय भटकर, और वर्ल्ड के अंदर बात किया जाए तो ये माने जाते हैं किसको? समर क्रे। समर क्रे फाउंडर माने जाते हैं वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर। इंडिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर की बात अगर मैं करूं तो वो आपका कौन सा है? परम सिद्धि एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भारत का सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है। और वर्ल्ड का जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसका नाम आपको सभी को पता है, फुगाकू। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको पढ़ाया था।
फुगाकू। फुगाकू कहाँ पर है भैया आपका? फुगाकू जापान के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। तो ये सब बातें आपकी यहाँ से क्लियर होगी, ठीक है। तो सिमोर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर अभी बनाया है किस कंट्री ने? ईरान ने। ईरान के पास जो इससे पहले सुपर कंप्यूटर था, ये वाला सुपर कंप्यूटर उससे 100 गुना ज़्यादा तेज चलता है, जिसका इस्तेमाल ट्रैफिक कंट्रोलिंग, मोटर कंट्रोलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके रूप में किया जाएगा, ठीक है। तो ईरान का जिक्र हुआ तो ईरान की बातें कर लेते हैं। ईरान की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है। करेंसी की बात की जाए तो इसकी ईरानियन रियाल इसकी करेंसी है। रियाल इसकी अभी करेंसी है। नेक्स्ट, फैजबाग बी गैस फील्ड। ये गैस फील्ड अभी न्यूज में रही थी। इस गैस फील्ड को खोजा गया था पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में इसको खोजा था, लेकिन इसे एक इंडियन कंपनी ने खोजा था। कौन सी इंडियन कंपनी थी? ओएनजीसी। तो ओएनजीसी ने फरजाद बी गैस फील्ड को खोजा और उम्मीद कर रही थी कि इसकी जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, यानी जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो ओएनजीसी को ही मिलेगा। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ईरान ने ओएनजीसी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके अपने खुद के देश की कंपनी को उसको दे दिया है। तो ये इससे न्यूज़ रही थी अभी न्यूज़ में कि फरजाब बी गैस फील्ड कहाँ पाएगी, तो ध्यान रखना ईरान में मिली। यूएसए का सैंक्शन अगर बात करूं ईरान के ऊपर, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहता है। तो यूएसए ने ईरान के ऊपर आपका सैंक्शन लगाया था कब? 2018 के अंदर। और इस सैंक्शन में जो कंट्रीज ने पार्ट लिया था वो थी P5+1। P5 वो हैं जो आपके परमानेंट मेंबर हैं यूएसए के। कौन कौन है भाई? चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूके है और आपका यूएसए है। ये आपके P5 के मेंबर हैं, प्लस एक अन्य सदस्य जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसने भी सैंक्शन लगाया था। और ये अन्य सदस्य कौन सा? आपका जर्मनी है। तो इन सब देशों ने मिलकर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया था व्यापार ना करने के ऊपर। अगर वो एटॉमिक एनर्जी का यूज बम बनाने में करेंगे तो उसको रोकने के लिए ये सैंक्शन लगाया गया था। चबाहार पोर्ट की बात करें तो चबाहार पोर्ट इंडिया के द्वारा बनाया गया ईरान के ऊपर पोर्ट है और इसको दो फील्ड में बांटा गया है। चबार पोर्ट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है आपका शाहिद बेहस्ती, शाहिद बेहस्ती, और दूसरा हिस्सा आपका क्या है? शाहिद कालंतरी। शाहिद कालंतरी, ये दो हिस्से इसके बनाए गए। तो ये जो शाहिद बेहस्ती वाला है ये तो स्टार्ट भी हो चुका है, इसको भी स्टार्ट होना रहता है। तो इंडिया द्वारा बनाए गए ईरान के चबार पोर्ट के ये दो हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, ईरान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है रामसर साइट। तो रामसर साइट सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा। रामसर से जुड़े काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं कि रामसर साइट भारत में कितनी है, कब हुई थी, क्या है। तो ये वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ है। वाइल्ड लाइफ में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। तो वेटलैंड जो डे होता है इंटरनेशनल, वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971। इस दिन वेटलैंड की सुरक्षा को लेकर मीटिंग जहां पर हुई थी वो रामसर नामक जगह थी। 2 फरवरी को हुई थी 1971 में। इसलिए वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्या भारत में वेटलैंड डे के अंदर रखी गई रामसर साइट है? यस, भारत के अंदर कुल 42 रामसर साइट्स हैं, जिसमें जो लेटेस्ट है उसका नाम है आपका शोकर लेक। ये जो शोकर लेक है ये कहाँ पर मौजूद है? ये लद्दाख में मौजूद है। तो भारत की जो सबसे लेटेस्ट साइट है वो यही है। प्लस अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बिगेस्ट जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो उसका आंसर आ जाएगा चिल्का झील। जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस न्यूज़ से मिली। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यस, 6 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनन। लेबनन ने 6 रॉकेट फायर किए हैं। किसके ऊपर किए हैं भैया? ये रहा लेबनन, ये वाला जो हिस्सा है इसराइल के ऊपर किए, यानी लेबनन ने इसराइल पर हमला किया। क्यों किया भाई? अभी पता चल जाएगा। पहली बात करें हम लेबनन की, तो लेबनन की जो कैपिटल है वो देखिए रही बैरूत। बैरूत जो है वो लेबनन की आपकी कैपिटल है। अब हुआ क्या, लेबनान के अंदर एक रिबेल ग्रुप रहता है, विद्रोही समूह जिसे कहते हैं। तो रिबेल ग्रुप का नाम है हिजबुल्ला ग्रुप। ध्यान रखना, हिजबुल्ला ग्रुप कौन से देश का रेबल ग्रुप है? तो वो लेबनान का आपका रेबल ग्रुप है। ये जो है ये आपके सिया मुसलमान हैं। कौन से हैं? सिया मुस्लिम हैं। जो आपके हिजबुल्ला ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो सिया मुसलमान हैं। प्लस यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल और वेस्ट बैंक में कौन रहता है? आपके पैलेस्तीन गवर्नमेंट और इसराइल के बीच में पहले से युद्ध चल रहा है। तो ये जेरूसलेम के पास के एरिया को लेकर चल रहा है। तो इसराइल ने जब यहाँ पर हमला किया तो यहाँ के जो लोग हैं, अब मैं आपको बताऊं, पैलेस्तीन के अंदर जो लोग रहते हैं वो आपके सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुस्लिम्स।
तो सुन्नी मुसलमानों में और शिया मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह रहता है। तो जब इज़राइल ने जेरूसलम के हिस्से पर हमला किया तो यहाँ से आपके सुन्नी मुस्लिम उठकर कहाँ जाने लगे, लेबनान की ओर शरण लेने लगे। तो लेबनान में शरण लेंगे तो वहाँ के लोग, काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, तो काफ़ी दिक्कत होगी। इसीलिए लेबनान ने बोला कि आप के द्वारा हमें परेशानी हो रही है, तो इसने लेबनान ने हमला कर दिया किसके ऊपर, इज़राइल को। प्लस यूँ भी कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की रक्षा के लिए भी उन्होंने ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि आपके मुस्लिम समूह ग्रुप के अंदर आता है। तो ये था भाई। लेकिन इज़राइल और लेबनान के बीच एक समझौता भी हुआ था बहुत पहले, कब, 2006 में, जिसमें उन्होंने सीज फायर उल्लंघन के रूल्स बनाए थे, यानी कि कोई एक दूसरे पर पहले फायर नहीं करेगा। उसको लेबनान ने अब तोड़ दिया है। तो धीरे धीरे ये जो युद्ध है जो इज़राइल पैलेस्तीन के बीच शुरू हुआ था, गाजा पट्टी से होते हुए लेबनान, अब धीरे धीरे मेरे हिसाब से ईरान की तरफ भी जा सकता है। तो ये एक मिडल ईस्ट से क्या पता होने वाला भविष्य का वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता हो, क्योंकि जैसे ही लेबनान ने हमला किया तो अभी अभी यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा मिलियन डॉलर्स के हथियार इज़राइल को ग्रांट कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। चलिए देखेंगे जो भी होगा। इज़राइल से जुड़ी अन्य बातों पर बात करें तो हमें पता है इज़राइल के पास आयरन डोम है जो उसकी रक्षा करता है। ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो आयरन डोम है इज़राइल के पास, जो 60 मिसाइल फायर करता है एक ही बारी में, जिससे ऊपर से आने वाली विद्रोहियों की जो मिसाइल है हवा में ही फूट जाती है। तो आयरन डोम किसकी टेक्निक है, इज़राइल की। इसी के साथ जुड़ा हुआ भारत ने भी, भारत के डीआरडीओ और इज़राइल ने मिलकर एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है पाइथन 5। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पाइथन 5 भारत ने किस देश के साथ मिलाई है, इज़राइल के साथ मिलाई है, जो आपका एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा के अंदर विस्फोट करती है। ये जो आयरन डोम है ये एक रक्षा कवच है। इसी की तरह एक और रक्षा कवच न्यूज़ में रहा था थार्ड। ये थार्ड जो है यूएसए की टेक्निक है जो उसने दे रखी है साउथ कोरिया को, किससे बचने के लिए, नॉर्थ कोरिया अगर अटैक करता है तो ये थार्ड इसकी रक्षा करेगा, ठीक है। और ये थार्ड एक बारी में एक ही मिसाइल आपका हवा में छोड़ता है। क्या भारत के पास ऐसी कोई सुरक्षा कवच है? अभी नहीं है, लेकिन भारत बात चला रहा है S-400 टेक्निक जो हम खरीदने वाले हैं रशिया से, जो हमारी इसी तरह से रक्षा कर सकता है जैसे आयरन डोम इज़राइल के अंदर रक्षा कर रहा है। तो ये खबर थी। इससे भाई आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम ये आपका बनाया जा रहा है प्लान, और ये एग्जीक्यूशन भी आ चुका है इसका, और ये बना रही है अपने देश की रिलायंस जियो कंपनी। जियो कंपनी इसको बना रही है, और इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में जो सेंटर रखा है वो है इंडिया। इंडिया के साथ वो मिलकर ऐसा कर रही है। अब ये सब चीज़ें कर रही है तो ये है क्या भाई, ये सबमरीन केबल है। जो केबल का इस्तेमाल हो रहा है वो है आपकी ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल यानी यूजिंग क्या, ऑप्टिकल केबल। इसके जरिए भारत में एक्स्ट्रा स्पीड वाला इंटरनेट ये लाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा स्पीड आपको मालूम है क्या, नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है वो ईरान से भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो एक्स्ट्रा स्पीड वाला जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाना चाहता है कौन, जियो कंपनी। और जियो कंपनी ये जो ऑप्टिकल फाइबर के साथ यहाँ पर डील करेगी वो किसकी सहायता से करेगी, एक कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम कंपनी। यानी जो ऑप्टिकल फाइबर्स की जो बना कर देगा, बिछा, जो आपकी कंपनी है जो इन फाइबर्स को बनाएगा वो आपकी सबकॉम कंपनी है। तो ऑप्टिकल फाइबर को एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें आर्मर्ड केबल भी कहा जाता है। आर्मर केबल के अंदर सिग्नल बहुत तेजी से पास होते हैं, क्योंकि ये जिस फिनोमिना पर काम करता है उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जिसका नाम आर्मर्ड केबल है। और ये जियो बनाएगा किसकी सहायता से, सबकॉम कंपनी की बात से। अब बात करते हैं, दो पार्ट है ये, जियो कंपनी दो पार्ट में इसको बनाने जा रही है। पहला जो आपका है वो है इंडिया और एशिया लिंक, जो 2023 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा है इंडिया यूरोप लिंक जो 2024 में बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 8000 मीटर रखी गई है। 8000 मीटर की डेप्थ पे समुद्र के अंदर ये केबल्स को बिछाया जाएगा। तो ये एक कंपटीशन है किसके लिए, इयान मस्क के लिए। इयान मस्क आपको पता ही है स्पेस एक्स के जो है मालिक है, और आपके टेस्ला के भी मालिक है। इयान मस्क एक बेहतरीन प्रोग्राम चला रहे हैं दुनिया भर में, और भारत के लिए उन्होंने स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट अपनी सूची के अंदर बना रखा है। ये जो स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट है ये पूरी दुनिया के अंदर फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, और इस बारे में
कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स इसमें काम कर रही है। स्पेस एक्स ने अभी अभी हाथ हाथ मिलाया था गूगल की एक कंपनी के साथ। कौन सी कंपनी के साथ? क्लाउड एक्स। तो गूगल और क्लाउड एक्स जो आपकी कंपनी है, या क्लाउड, गूगल क्लाउड भी कह सकते हैं, ये गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स आपके 1500 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करेंगे। कौन से ऑर्बिट में? गूगल क्लाउड के ऑर्बिट में। गूगल क्लाउड के ऑर्बिट में ये 1500 सैटेलाइट लॉन्च करेगा स्पेस एक्स, जिसकी मदद से ऐसा इंटरनेट प्रोवाइड हो सकता है। तो जियो मानी जी कह रहे हैं हम समुद्र के रास्ते से इंटरनेट तेज लाएंगे, और आपके जो एन मुस्क हैं वो कह रहे हैं हम आसमान के रास्ते से इंटरनेट की गति बढ़ाएंगे। तो देखते हैं किसकी जब पहले सफलता हो पाती है। कंपटीशन इन्हीं दोनों में है। अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूं तो स्पेस एक्स का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कैलिफोर्निया के अंदर है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए के अंदर आपका मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये बातें थी आपने जो इस स्लाइड से समझी। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, चलिए। कोइलकांत फिश। कोइलकांत फिश क्या है भैया? ये अभी अभी आपकी नई फिश मिली है, जिसको पहले माना जाता था कि डायनासोर के समय ही ये विलुप्त हो चुकी थी। और ये जहाँ से मिली है, ये कहाँ से मिली है? मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड या मेडागास्कर देश से मिली है। और ये कहाँ पर है? आपका इंडियन ओशियन के अंदर। इंडियन ओशियन में द्वीप है मेडागास्कर, वहाँ के आसपास से ये कोइलकांत फिश आपकी मिली है। आईयूसीएन जो लिस्ट है उसके हिसाब से ये मछली अभी तक मर चुकी है, एक्सटिंक्ट सूची में आती है, यानी कि अभी तक विलुप्त हो चुकी है। आईयूसीएन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर, ये वो है जो जानवरों के बारे में लिस्ट तैयार करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? ग्लैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? आईयूसीएन का ग्लैंड के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, तो इसका जो ये जो नाम है लेटिमेर्सिया कल, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो दोनों ही चीज़ें आपने याद रखनी है। साइंटिफिक नेम क्या है कोइलकांत फिश का? ये आपका लेटिमिना कैलुमिनी इसका नाम है। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। चलिए, इस न्यूज़ में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर न्यूज़। अदर न्यूज़ की बात करें तो बहुत सारी न्यूज़ आपकी मौजूद रही है, जिसके अंदर हम बात करें तो आपका सबसे पहले आता है ओकिनोज एक्सप्लोरर। ओकिनोज एक्सप्लोरर क्या है भाई? इसकी बात करते हैं। ओकिनोज एक्सप्लोरर आपके देश में मौजूद नहीं है, बल्कि ये आपका कहाँ पर है? अमेरिका के द्वारा एक शिप भेजी गई। ये एक प्रकार की शिप है, अमेरिका की शिप है, जो फ्लोरिडा से भेजी गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको भेजा गया है। 2 हफ्ते के लिए ये समुद्र में रहेगी, और समुद्र में रह के 3D मैप प्रोवाइड करेगी। किसका? जो समुद्र का हेडल जोन होता है। हेडल जोन वो जोन होता है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है समुद्र में, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए छोड़ा गया। तो ध्यान रखना, ओकिनोस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ओकिनोस जो न्यूज़ में रहा है वो क्या है? वो एक शिप है, कहाँ का है? अमेरिका का है, फ्लोरिडा से 3D मैप हेडल जोन का बनाने के लिए उसको भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन किस देश ने शुरू की है? अभी अभी इंडिया ने। किसके खिलाफ शुरू की है? चाइना के खिलाफ, प्लस वियतनाम के खिलाफ, प्लस थाईलैंड के खिलाफ। ये होता क्या है? देखिए, देश में जो भी आपकी मेड इन इंडिया चीज़ बनती है ना, उसको हिसाब से, और जो चाइना वगैरह से चीज़ आती है उनमें रेट का कंपैरिजन किया जाए। मान लो चाइना है, ये इंडिया है, तो इंडिया की चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ती हैं, और लगभग 10 से 15% रेट का डिफरेंस आता है। इससे क्या होता है? डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाता है, उन चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अब इंडिया ने फैसला लिया है कि चाइना, वियतनाम और थाईलैंड से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो रेट होगा वो डोमेस्टिक रेट्स के बराबर रखा जाएगा, उनको कोई सलूहियत नहीं दी जाएगी। इसे कहते हैं एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इंडिया ने इन तीनों के खिलाफ ये शुरू किया है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, तीसरी है आपकी संवेदना। संवेदना क्या है भाई? संवेदना एक प्रकार की टोल फ्री हेल्पलाइन है। टोल फ्री हेल्पलाइन है, जिसका मतलब आपका क्या है? सेंसिटाइजिंग एक्शन, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ एंड वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये एक हेल्पलाइन है, और इस हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 18001212830। ये इस हेल्पलाइन का नंबर है, 18001212830। ये किसको ऐड करेगी भाई? ये फर्स्ट एड देगी अफेक्टेड चिल्ड्रंस को, इमोशनली बैकअप करने, यानी इमोशनली रूप से जो बच्चे बीमार हो गए हैं कोविड-19 के चलते, यानी कि इमोशनली धक्का लगा है, निकल नहीं पाते घर के, उसको ये ऐड देगी, फर्स्ट ऐड देगी, मतलब उसको पहली सहायता इसमें दी जाएगी। तो ये थी भाई अन्य न्यूज़ से जुड़ी हुई बातें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेज आप सभी को पता है कितने होते हैं। अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए तो सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है? 1997 से मनाया जाता है।
इसको स्टार्ट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। बिल क्लिंटन ने इसको शुरू किया था। और वहीं अगर एड्स डे पूछा जाए, एड्स डे कब होता है आपका? 1 दिसंबर को होता है। भारत के अंदर पहला एड्स का मरीज मिला था आपका 1986 में। इंडिया के अंदर फर्स्ट केस 1986 में आया था। नेक्स्ट बात करें यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, तो ये 17 से लेकर 23 मई के बीच में आपका मनाया गया और मनाया जा रहा है। और इसकी जो थीम है वो है लव #love30, #love30, यानी कि स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ। भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रीट्स एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु होती हैं, तो भारत के अंदर स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ लव30 का ये आपका प्रोसीजर थीम इस बार रखी गई। 17 से 23 मनाया जाता है रोड सेफ्टी वीक। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? 17 मई, 17 मई को मनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी? अपना मेजर बीपी को मेजर करो, कंट्रोल करो और अपनी ज़िंदगी को बड़ी बनाओ। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका मनाया जाता है 1977 से शुरू हुआ था। 18 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको जो सेलिब्रेट करता है वो कौन है? म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस में। और इस म्यूजियम ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 1946 में। तो ये इसको आयोजित करवाता है, ये इसको मनाता है। ठीक है, तो ये था भाई। और आपको पता ही है ये कल्चरल मिनिस्ट्री से जुड़ा है, तो भारत के कल्चरल मिनिस्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, आपने ध्यान रखना है, प्रहलाद सिंह पटेल भारत के कल्चरल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट कुछ पिछली क्लासेस के रिवीजन में आपको करा देता हूँ। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मई को लेबर डे था, 2 को टूना डे, फिर 3 को लाफ्टर डे, प्रेस कॉन्फिडेंशन, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो 17 अभी तो पढ़ ही चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था इंटरनेशनल डेंगू डे। तो ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई अपनी अगली स्लाइड पर। फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई बैक फंगस, पहली स्टेट जिसने नोटिफाई किया, नोटिफाई का मतलब है डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है कि कितने पेशेंट आ गए हैं, कैसे इसको रोका जाए, वो बना है हरियाणा। हरियाणा पहली स्टेट बनी है जिसने ऐसा शुरू किया है। और ब्लैक फंगस की बात की जाए तो आपको मैंने पूरी वीडियो इस पे दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, म्यूको माइक्रोसिस के नाम से। और ये ब्लैक फंगस के नाम की अगर पूछा जाए, सबसे पहले लैब कहाँ बनाई गई है, सेंटर कहाँ बना है इसका, तो भोपाल मध्य प्रदेश में बना है। दोनों में कंफ्यूज नहीं बना है, पहला जो सेंटर बनाया गया है ब्लैक फंगस के लिए भोपाल में बना हुआ है। हरियाणा की बात की जाए भाई, हरियाणा की बात की जाए तो चौथे खेलो इंडिया गेम भी यहीं पर होने हैं, जिसमें 4 नए गेम शामिल किए गए थे। मैंने कई बार आपको करंट अफेयर में बता रखा है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ के हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो है सत्यदेव आर्य। सत्यदेव आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 2 आपके नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ की एक फुलकारी है जिसको जीआई टैग दिया गया है। यूपी के साथ जीआई टैग होता है विशेषता, तो फुलकारी को यहाँ पे विशेषता मिली। प्लस यहाँ का सबसे प्रसिद्ध डांस है आपका धमाल डांस, धमाल डांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर आपकी पढ़ी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोविड फतेह प्रोग्राम, कोविड फतेह प्रोग्राम क्या है भाई, किसने शुरू किया है, ये भी अच्छी खासी न्यूज़ है, तो देख लेते हैं। कोविड फतेह प्रोग्राम आपका शुरू किया गया है किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। पंजाब ने कोविड फतेह प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसके तहत वो क्या करेगी, वो जो गांव हैं वहां पर जाकर कोरोना सेंटर बनाएगी वैक्सीनेशन के लिए, और पूरे गांव के गांव को वैक्सीनेट करेगी। और जो भी गांव ऐसा करने में सफल होगा उसको 10 लाख इनाम दिया जाएगा। तो 10 लाख इनाम दिया जाएगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल ने ऐसा बोला है। और इसको देसी नाम दिया गया है भाई, इसके जरिए जो अभियान है उसको नाम दिया गया है कोरोना मुक्त पिंड अभियान। कोरोना मुक्त पिंड अभियान इसका नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, कोविड फतेह प्रोग्राम पंजाब से जुड़ा हुआ है। किस अभियान के तहत? कोरोना मुक्त पिंड अभियान। गांव में जाकर विलेज वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे, जो पहले कराएगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये इससे जुड़ी खबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, आपका सिक्किम बुक। सिक्किम बुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसको सिक्किम डे के मौके पर रिलीज किया गया था। सिक्किम डे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 16 मई को था। और इसको किसने पब्लिकेशन ने किया है, तो ये आपका हार्पर कोलिंस इंडिया, हार्पर कोलिंस इंडिया पब्लिकेशन ने इसको रिलीज किया है। इसके राइटर हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक, प्रीत मोहन सिंह मलिक इसके राइटर हैं। तो ये सब चीज़ें आपने इस किताब से याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ें अगली खबर पर। नॉर्थ कोरिया आउट फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप से नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं,
किम जोंग उन उन्होंने अपना नाम वापस करवा दिया है। ये 2022 में होना है जो आपका फीफा वर्ल्ड कप है। कहाँ पर होना है भाई आपका? तो ये आपका लास्ट बार जो कत हुआ था, देखो इस बार तो ये होगा कतर में होगा 2022 का। लास्ट जो हुआ था वो आपका रशिया में हुआ था। रशिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में, जिसमें विनर कौन था आप सभी को पता है, फ्रांस। फ्रांस इसके अंदर विनर था। और जो फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो मैक्सिमम गोल्डन बूट होता है सबसे अच्छे खिलाड़ी को, में गोल करने वाले खिलाड़ी, तो वो मेसी को मिले हैं अभी तक। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स हैं अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में, वो रोनाल्डो के द्वारा किए गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखने हैं। अगर आपसे अगला पूछे तो यूएसए के अंदर होगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। अभी वाले की बात करें तो नॉर्थ कोरिया ऐसा पहला देश बना है जिसने फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस कर लिया है। और कारण क्या बताया है? कोरोना के चलते वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ये थी भई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक हम अगली क्लास, अगली वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और कोरोना से बचे रखिए। टाटा, बाय बाय।